दोस्तों, वेलकम टू KES कॉर्नर। माय नेम इज आशीष कौशिक और भाई मैंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैं अभी अपना ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर रहा हूँ और EMI से मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। जनरली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो डिप्लोमा करने के बाद कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। देखो यार, पहले क्या होता था, कंपटीशन एग्जामिनेशन में क्या होता था तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पूछी जाती थी। जैसे अपना मशीन है, पावर सिस्टम है या कुछ भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब सारी सब्जेक्टें ज़्यादा पूछी जाती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट और कुछ ऐसी सब्जेक्ट जो मैनेजरियल फंक्शंस, सुपरविजन फंक्शंस, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मतलब जो रियलिटी में इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है उससे रिलेटेड भी 30% वेटेज आजकल हर एक एग्जाम में रहने लग गया है। आप सब अगर एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पता होगा 70 क्वेश्चन अगर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से आएंगे तो 30 क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, जैसे IMED हो गया या हमारा कोई और सब्जेक्ट हो गया। जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस होते हैं, सिमुलेशन, AutoCAD, इन सब से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो आप यकीन मानिए IMED की मैं ऐसी कोई 10 या 15 वीडियो बनाऊंगा, उसमें से शायद ही किसी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो इस PDF से आपका ना फंसे। तो आपको बस करना क्या है, ये PDF डाउनलोड कर लेनी है कंप्लीट वीडियो होने के बाद और बस इसे एक दो बार फेर लेना है। ये क्या कोई बहुत बड़ी सब्जेक्ट नहीं है, बस इसको आपको एक बार देख लेना है और आप वहाँ पर MCQ का सही कर दोगे। मतलब MCQ जो आएगा पेपर में वो इतना ज़्यादा टफ नहीं आएगा, आएगा सिंपल ही, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सही है ना? तो ये इसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं, राइट ना। इसमें मेरा नाम ये आशीष कौशिक है, मैंने आपको बता दिया पहले ही। इसमें क्या है, ये मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जाम कुछ क्वालिफाइड किए हुए हैं। जैसे देखो ये RRB JEE इलेक्ट्रिकल का मैंने एग्जाम्स निकाला था, UPPCL JEE का भी मैंने एग्जाम निकाला था, NPCIL साइंटिफिक असिस्टेंट में भी मेरा एग्जाम पास था। तो ये सारे एग्जाम्स मैंने निकाले हैं। तो और ये देखो हमारा KES मेंटोर ग्रुप है, इसमें हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इसका दिखाने का मतलब ये है कि डिप्लोमा करने के बाद कुछ लड़के गवर्नमेंट सेक्टर में फ्यूचर बनाना चाहते हैं तथा कुछ लड़के प्राइवेट सेक्टर में भी फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में फ्यूचर बनाना चाहते हैं उनके लिए तो देखो हम ढेर सारे बंदे हैं इधर। ये कितने लड़के गवर्नमेंट सेक्टर में जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी सर्विस दे रहे हैं, मेरे साथ के ही हैं, हमारे मेंटोर हैं। आपको इंटरव्यू वगैरह देंगे, आपको बताने से आपको गाइड करेंगे, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है डिप्लोमा करने के बाद, क्या आपको कमी नहीं करनी है, कैसे आपको तैयारी करनी है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ये भी प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे हैं कई, वो भी आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन करना है डिप्लोमा या BTech कंप्लीट करने के बाद, राइट ना। तो ये सब दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको एक अच्छी गाइडेंस इस चैनल पर मिलने वाली है अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो, और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अपना एक अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वेदर इट इज़ इन गवर्नमेंट सेक्टर और इट इज़ इन प्राइवेट सेक्टर, राइट ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये हमने कुछ पढ़ लिया था पहले लेक्चर में। इसके बाद आज हम यहाँ से अपना स्टार्ट करेंगे। ये कंक्लूजन दिया था हमने कि एंटरप्रेन्योर हमें बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। कंक्लूजन क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी है या जॉब अच्छी है। तो इसके बाद अभी आज का हमारा सेशन है लेक्चर 2 या भाग 2, एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट का। इसमें बताया गया डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब देखो, मैंने एंटरप्रेन्योर के बारे में कल आपको बताया था। तो 3 वर्ड होते हैं ना, एक होता है एंटरप्रेन्योर, एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप, एक होता है एंटरप्राइज। इसका मैं आपको सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जांपल देने वाला हूं। एंटरप्रेन्योर होता है जैसे कोई इंडिविजुअल, जैसे मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया तो आई एम एंटरप्रेन्योर, राइट ना। अब YouTube चैनल स्टार्ट करने में मुझे जितने भी संसाधन की जरूरत पड़ेगी, जितनी भी एग्जीक्यूशन का काम, मतलब मैंने मोबाइल लाया, मैंने ये सब संसाधन इकट्ठे करे, एसेट्स, और एग्जीक्यूशन किया। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो इट इज एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब जैसे मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, बिस्किट बनाना है, सपोज करो मुझे बिस्किट बनाना है। अब मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैंने सोचा यार बिस्किट बनाना है किसी कंपनी का मैं, तो मैंने क्या किया, एक कंपनी स्टार्ट करी, कंपनी खोली। उसमें बिस्किट बनाने में जितनी भी प्रोसेस हमारी हो रही है, जैसे मशीनरी, ऑटोमेशन का काम, वर्किंग स्टाफ, ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन का काम जो होता है, दिस इज द प्रोसेस, इट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसमें प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद हमारा क्या हुआ, एक प्रोडक्ट, मतलब बिस्किट की पैकेट हमारी निकल के आई। तो जो
मतलब इंडिविजुअल ने काम स्टार्ट किया, प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद जो हमारा आउटकम निकला, इट इज कॉल्ड अ एंटरप्राइज। मतलब जैसे मेरी एक कंपनी है, मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूं, तो मैं तो हो गया एंटरप्रेन्योर। अब मैंने उस कंपनी के अंदर जितनी भी मशीनरी एग्जीक्यूशन का काम है वो हो गया हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, और जो कंपनी पूरा आउटकम निकल के आया, इट इज कॉल्ड अ एंटरप्राइज। तो यही इसमें बताया गया, देखो, entrepreneur is someone who locates the need of society and tries to meet the same with her innovative idea. On the other hand, entrepreneurship, which refers to the process of stabilizing a business entity intending to get profit as a return in the future. मतलब entrepreneurship तो एक इंडिविजुअल है, समवन हु लोकेट्स द नीड ऑफ सोसाइटी, मतलब वो सोसाइटी की नीड को देखता है कि सोसाइटी में जरूरत किस चीज़ की है। जैसे अभी गर्मियों के टाइम में एसी की जरूरत हुई, तो उसने अपॉर्चुनिटी को देखा कि अभी मुझे एसी बनाना चाहिए। तो हु लोकेट्स द नीड ऑफ सोसाइटी, वह सोसाइटी की ज़रूरतों को देखता है और कोशिश करता है उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने इनोवेटिव आइडिया के थ्रू, मतलब नए नए आइडिया के थ्रू जो सोसाइटी में अभी ज़रूरत है, डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए जो काम करता है वो होता है हमारा एंटरप्रेन्योर। और दूसरे ऑन द अदर हैंड, मतलब दूसरी तरफ एंटरप्रेन्योरशिप होती है जो एंटरप्रेन्योर उस जो हमारा जो सोसाइटी की नीड को पूरा करने के लिए जो वो काम कर रहा है ना। अब जैसे उसे कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसे जिस संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, जिस प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी, रेफर्स टू द प्रोसेस। मतलब एस्टेबलाइजिंग अ बिजनेस एंटिटी, मतलब एक बिजनेस एंटिटी, एक फैक्ट्री खड़ी करने में उसे जितनी प्रोसेस लगेगी वो सारी हमारी क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप। अब फैक्ट्री खड़ी हो गई, इट इज द रिजल्ट, मतलब ये आउटकम निकल के आ गया, दिस इज एंटरप्राइज। तो ये तीनों आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखना बिल्कुल सीधा साफ क्लियर हो जाएगा। ये देखो एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर हो गया भैया एक पर्सन। एंटरप्रेन्योरशिप क्या हुई, उसने ताम झाम टीन टप्पर जो इकट्ठा किया एक फैक्ट्री को बनाने के लिए जिसमें उसे अपना प्रोडक्ट बनाना है, इट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। अब जो फैक्ट्री बनी, अब उसमें मोबाइल या बिस्कुट कोई प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड एंटरप्राइज। तो भैया एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, और एंटरप्राइज एक आउटकम है। क्लियर ना? यही आपसे इन एग्जाम्स में पूछता है कि पर्सन कौन है, एंटरप्रेन्योर, प्रोसेस, कोई एक डेफिनेशन दे देगा, व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज एंटरप्रेन्योरशिप। अब जो रिजल्ट बना वो क्या है, उसमें कई सारे ऑप्शन देने होंगे, दे रखे होंगे, उसमें आपको एंटरप्राइज टिक करना है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें पूछता है, बस ये आपको देखना है और पता होना चाहिए आपको, आप कर दोगे इजीली। चलो कुछ डेफिनेशंस देखते हैं हम, इसके डिफरेंस हैं ये, इनका कंपैरिजन करते हैं हम। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर का मीनिंग क्या होता है, इसे देख लो। अब देखो ये एंटरप्रेन्योर है और ये इधर एंटरप्रेन्योरशिप है, राइट ना। चलो अब इसको देखते हैं। सबसे पहले आता है मीनिंग। तो एंटरप्रेन्योर इज अ इंडिविजुअल, वही मैंने पहले आपको बताया था। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक आदमी होता है, इंडिविजुअल होता है, या हम कह सकते हैं एक टीम भी हो सकती है। जैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, मैंने इसमें कई सारे लोगों को जोड़ा है, तो वो पूरी टीम हो गई ना। तो मैं चाहता तो अकेला भी कर सकता था, तो एंटरप्रेन्योर अकेला भी हो सकता है या पूरी टीम हो सकती है जिसके पास एक इनोवेटिव आइडिया, मतलब नया आइडिया। इनोवेटिव आइडिया का मतलब मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा कि इनोवेटिव आइडिया का मतलब जनरली होता क्या है। तो अपने नए नए आइडिया के थ्रू समाज की जरूरतों को पूरा करने का काम जो करता है वो करता है एंटरप्रेन्योरशिप। समाज की जरूरतों को तो पूरा कर ही रहा है, साथ ही साथ उसे प्रॉफिट भी चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब वो समाज सोशलिस्ट कंट्री जैसा नहीं, उसे प्रॉफिट भी चाहिए, काम करना है, गवर्नमेंट तो है नहीं वो, उसे तो भैया प्रॉफिट चाहिए। इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप भैया एक एक्टिविटी होती है, रिस्की एक्टिविटी है। रिस्की एक्टिविटी बोले तो जैसे अगर आप कोई बिजनेस खड़ी कर रहे हो तो उसमें बहुत सारी रिस्क है। जैसे अगर आप कोई मशीन लेके आए, मशीन सही थी लेकिन ऑन द स्पॉट मशीन खराब होगी, तो रिस्की एक्टिविटी है। कई सारी चीज़ें इसमें आती हैं जिसमें हम बिजनेस यूजुअली स्टार्टअप, कंपनी, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ये सब आप पढ़ लेना। कस्टमर विच मे नॉट गेट सक्सेस, राइट। तो इसके बाद व्हाट इज इट, एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो अपने आइडियाज़ के थ्रू कोई आइडियाज़ एंड गिव शेप टू इट, अपने आइडिया सोचता है पहले कि यार मुझे ये मुझे प्रोडक्ट बनाना है। अब पहले उसे आइडिया जनरेट हुआ, उसके बाद उसने उस पर काम किया, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, और एक आउटकम बना के उसने काम कर दिया, उसको शेप दी। और ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, मैंने पहले ही बताया, ये भैया प्रोसेस है। मतलब आइडिया, जैसे एंटरप्रेन्योर ने कोई आइडिया सोचा, अब उस आइडिया सोचने के बाद शेप देने के लिए जो वो प्रोसेस करेगा वो क्या होगी, एंटरप्रेन्योरशिप।
समझे ना, मतलब प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो प्रोसेस एंटरप्रेन्योर कर रहा है, इट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। इसके बाद ये तो पहला ही वाला हो गया। इसके बाद रिप्रेजेंट्स, इनोवेटर होता है, नए नए आइडिया सोचता है और उन आइडिया को पूरा करता है, ये एंटरप्रेन्योर होता है। ये एक प्रोसेस होती है। बिजनेस वेंचर, वह ही सी इज वन हु सेट्स द बिजनेस वेंचर टू टर्न इनटू कॉन्सेप्ट इनटू रियलिटी। पहले वो कॉन्सेप्ट सोचेगा कि मुझे करना क्या है, फिर उस कॉन्सेप्ट को रियलिटी में टर्न करेगा। मतलब कॉन्सेप्ट जो सोचा मुझे एक मोबाइल बनाना है, अब उसके पास एक कॉन्सेप्ट था कि मुझे एक मोबाइल बनाना है, अब उस मोबाइल को रियलिटी में भी तो बनाना है, हवाई थिंकिंग में थोड़ी बनाना है। तो उस मोबाइल को बनाने के लिए जो उसे पूरा टीम टप्पर इकट्ठा करना पड़ेगा, प्रोसेस करनी पड़ेगी, दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। इसके बाद फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई एग्जाम है उसमें पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन, तो आपको ये 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें उन 4 में 3 तो इससे होंगे और एक कोई अलग होगा। लेकिन ध्यान ये रखना, जो अलग होगा ना वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। आपको ऐसा लगेगा ये भी एक इट कैन बी ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, बट वो होगा नहीं। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, ये आपको बस ध्यान में रखना है, एक बार से रटना नहीं है, बस पीडीएफ को 2-3-4 बार पढ़ लेना है तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए एंटरप्रेन्योर के कितने फंक्शन होते हैं। एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन होता है, मैनेजरियल फंक्शन होता है, प्रमोशनल होता है, कमर्शियल, 4 तरीके के फंक्शन होते हैं। कौन से? एंटरप्रेन्योरियल, मैनेजरियल, प्रमोशनल, कमर्शियल। एंटरप्रेन्योरियल, मैनेजरियल, कमर्शियल, प्रमोशनल। इंटरप्रेन्योरियल, मैनेजरियल, कमर्शियल, प्रमोशनल, बस ये 4 आपको ध्यान रख लेने। इसी में से एक क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, इनमें से कौन सा एंटरप्रेन्योर का कारण नहीं है, फंक्शन नहीं है। तो उसमें आपको सोच लेना है, टिक लगा देना सही। अगर आपको पता होगा तो आप लगा दोगे, नहीं तो फिर आप वहाँ दिमाग लगाओगे, और जब ज़्यादा दिमाग लगाते हो तो क्वेश्चन गलत होता है। चलो नेक्स्ट फंक्शन हम इसमें पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस। इसमें जैसे पहला एंटरप्रेन्योर था ना, तो एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस कौन से होते हैं एंटरप्रेन्योर के? तो सबसे पहला एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन होता है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब ये है कि जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को विद रेस्पेक्ट टू टाइम या विद रेस्पेक्ट टू डिमांड ऑफ द कंज्यूमर हमें चेंज करना है प्रोडक्ट को। जैसे एक मार्केट में पहले फ़ोन आता था नोकिया, हम जब छोटे छोटे थे तब हमने देखा था नोकिया फ़ोन आता था, वो जनरली सबके पास नोकिया ही होता था तब, जिसको देखो उसी के पास नोकिया, एक बहुत बड़ी ब्रांड होती थी नोकिया। लेकिन आज के टाइम पर देखो नोकिया किसी के पास नहीं है। आपने देखा नोकिया फ़ोन किसी के पास नहीं है, क्यों? वो ब्रांड बिल्कुल ख़त्म सी हो गई इंडिया से। क्यों? क्योंकि उस नोकिया का जो एंटरप्रेन्योर था, जो नोकिया जिसने कंपनी बनाई थी, उसने अपने ब्रांड को विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं किया। कंज्यूमर की डिमांड अलग होती गई, बट वह अपने ट्रेडिशनल मेथड पे ही चलता रहा। मतलब ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करना अच्छी बात है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू टाइम ट्रेडिशनल मेथड में भी हमें चेंज करने चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर के टेस्ट को देखते हुए, कंज्यूमर को पसंद क्या है, ऐसा कुछ देखते हुए हमें अपने प्रोडक्ट को चेंज करते रहना चाहिए, राइट ना। तो इनोवेटिव होना चाहिए, नए नए आइडियाज़ की खोजबीन करते रहने चाहिए, ये एक एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग तो भैया होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन के अंदर आता है रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग का मतलब ये है, जैसे अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन खोली और आपको उसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, सडनली ऐसा काम हो गया, तो रिस्की होना चाहिए। मतलब रिस्क ले सके वो, ऐसा नहीं कि घबरा जाए और टेंशन में आ जाए कि ये क्या हो गया। रिस्क टेकर होना चाहिए। रिस्क टेकर के अंतर्गत 3 रिस्क टेकिंग हो गया। रिस्क टेकिंग के बाद इसके बाद आता है हमारा प्रोडक्शन। रिस्क टेकिंग हो गया, रिस्क टेकिंग का प्रोडक्शन भी एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन में आता है, इन्वेस्टमेंट भी एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस में आता है, एक्सपेंशन ऑफ एंटरप्राइज भी एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस में आता है। अब इन सब फंक्शंस के बारे में मैं आपको डीप में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि इतना उसमें पूछेगा नहीं। बस उसमें ये पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन ऑफ द इनोवेशन। मतलब इन 4 विकल्प आपको दे रखे होंगे, उसमें आपसे पूछेगा कि इन चारों में से एंटरप्रेन्योर का इंटरप्रेन्योरियल फंक्शन कौन सा नहीं है। तो इनोवेशन दे रखा होगा, रिस्क टेकिंग, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन ऑफ द एंटरप्राइज, बिल्डिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये 4-5 फंक्शन में से 3 तो दे रखे होंगे और एक नहीं होगा, तो वो आपको पहचानना है। अब पहचानेंगे आप तभी जब आपको ये सारे पता होंगे कि एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन कौन से होते हैं। तो इनको आप एक बार यहीं पर याद करो, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, प्रोडक्शन, एक्सपेंशन ऑफ एंटरप्राइज, इन्वेस्टमेंट और बिल्डिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिल्डिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है
ये एंटरप्रीनोरियल फंक्शन है। बिल्डिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं कि चारों तरफ से दीवार खड़ी कर दी ऑर्गेनाइजेशन की, ये बिल्डिंग बन गई इसकी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्डिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि आपके पास, आप देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, एंटरप्रेन्योर जनरली सीईओ नहीं होता कंपनी का, वो ओनर नहीं होता कंपनी का। मतलब एंटरप्रेन्योर इज नॉट ओनली द ओनर ऑफ द कंपनी, वो सीईओ भी होता है, फाइनेंस भी उसे देखना होता है, अकाउंटिंग का काम भी उसे देखना होता है, इंजीनियरिंग स्टाफ भी उसे देखना होता है, सारे ही काम एंटरप्रेन्योर को करने होते हैं। तो उसके पास सारी स्किल्स होने चाहिए, डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्डिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्ड कर सके। तो ये एक एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन हो गया एंटरप्रेन्योर का, राइट ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद ये आता है हमारा कमर्शियल फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। कमर्शियल फंक्शन में देखो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन इज अ कमर्शियल फंक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल। इसके बाद देखो पर्सनल फंक्शंस में ये सारे आते हैं, अकाउंटिंग, क्या हो गया, रुको जस्ट अ वेट। जस्ट अ वेट, बिल्डिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा हो गया था। अब देखो एक देखने वाली बात मैं आपको बताऊं, एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन में भी हमारा क्या था, प्रोडक्शन। तो किसी एंटरप्रेन्योर का एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन भी होता है प्रोडक्शन। देखो ये दिख रहा है ना, ये प्रोडक्शन, ये एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन में भी आता है प्रोडक्शन। और देखो हमारा कमर्शियल फंक्शन में भी था प्रोडक्शन, था ना। देखो कमर्शियल फंक्शन के अंतर्गत भी हमारा प्रोडक्शन आ रहा है। तो अब ये पूछ सकता है इनमें से कौन सा फंक्शन एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन और कमर्शियल फंक्शन दोनों के अंतर्गत आता है। तो आपको ये ध्यान रखना, प्रोडक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन भी होता है और कमर्शियल फंक्शन भी होता है। अब प्रोडक्शन के अंतर्गत देखो ये तीन चीजें आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग, एनकिलरी और एडवाइजरी। एनकिलरी क्या होता है ये पूछ सकता है आपसे। एनकिलरी अच्छा वर्ड है। एनकिलरी मीन्स होता है जैसे एंटरप्रेन्योर की वो सारी एक्टिविटी जो प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती है, एनकिलरी एक्टिविटी कहलाती है। अब जैसे क्वेश्चन में पूछेगा ऐसी कौन सी एक्टिविटी होती है एंटरप्रेन्योर की जो प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती है। अब उसमें कई सारी एक्टिविटी दे रखी होंगी, तो आपको एनकिलरी ध्यान रखना है। सपोर्ट एक्टिविटी तो ऑप्शन में देगा नहीं, इसको सपोर्ट एक्टिविटी भी कहते हैं। देखो एनकिलरी और सपोर्ट एक्टिविटी, तो सपोर्ट एक्टिविटी नहीं देगा क्योंकि आपको वर्ड समझ में आ जाएगा कि जो प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं वही सपोर्ट एक्टिविटी होगा, तो एनकिलरी वर्ड देगा, राइट ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फाइनेंस कमर्शियल में आता है, मार्केटिंग कमर्शियल में आता है, पर्सनल कमर्शियल में आता है। पर्सनल के बारे में देखेंगे, चलो पर्सनल में कौन सी एक्टिविटी आती हैं एंटरप्रेन्योर फंक्शंस में। पर्सनल फंक्शंस में देखो क्या आता है, जैसे अपने कोई एंटरप्राइज ओपन करी तो आपको वर्कफोर्स वहाँ पर रिक्रूट करनी होगी ना, ये पर्सनल फंक्शन में आता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी कंपनी में वर्कफोर्स जो आप ले रहे हो वो सारे के सारे एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही हो, कुछ आप फ्रेशर भी रिक्रूट करोगे। तो फ्रेशर रिक्रूट करोगे तो उसके लिए आपको डेवलपमेंट ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये भी पर्सनल फंक्शंस में आता है हमारा। उनकी सैलरीज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये पर्सनल फंक्शन में आता है। एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करना होगा कि वहाँ अपने मन से काम कर सके स्टाफ लेबर, उनको किसी भेदभाव या ऐसा कुछ न लगे कि मतलब उनके साथ कोई गलत इन्वायरमेंट है, गलत भेदभाव है, ऐसा कोई हैरेसमेंट जैसा माहौल नहीं होना चाहिए, सबके लिए सही होना चाहिए। तो वर्किंग और एटमॉस्फेयर पे आपको ध्यान देना है। इसके बाद वेलफेयर लाइक सेफ्टी, हेल्थ, जैसे कुछ करते हैं ना, हेल्थ सेफ्टी उनकी होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ये सब कुछ कंपनी का ओनर देता है, तो ये सब आपको ध्यान देना है। ये सब पर्सनल फंक्शंस के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान रखना। तो पर्सनल फंक्शन कौन से हो गए, एक तो वर्कफोर्स को रिक्रूट करेगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम करवाएगा, सैलरीज देगा, वर्किंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा ऐसे कि वहाँ पर लेबर अच्छे से काम कर सके, वेलफेयर भी करेगा उनके लिए, सेफ्टी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का काम भी हमारा कमर्शियल फंक्शन के अंतर्गत है। देखो अकाउंटिंग और फाइनेंस अकाउंटिंग ये सब एक ही उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस थे। अब ये एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन हो गए और मैनेजरियल कमर्शियल फंक्शन हो गए, ये दो फंक्शंस रह गए। इन दो सब फंक्शंस को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको करना क्या है, इन वीडियो को बार बार देखना है और आपको पीडीएफ डाउनलोड करके 2-4 बार ये पीडीएफ देख लेनी है, तो बस आपका काम हो जाएगा। और इसमें मैं आगे वो सारे क्वेश्चन ऐड करूँगा जो अभी रिसेंटली एंटरप्रेन्योरशिप से पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। जैसे अभी SJVNL का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 3-4 क्वेश्चन एंटरप्रेन्योरशिप से पूछे थे,
तो वो सब आपको ध्यान रखने हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सब इसमें हम कराने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और अपने जो न्यू फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना है। जनरली देखो होता क्या है ना, अपन लोग कुछ ऐसे होते हैं जो हर एक एग्ज़ाम में 5, 10 या 15 नंबर तक भी अगर रह जाते हैं, 15 तो नहीं कहूँगा, 5 से 10 नंबर से अगर रह जाते हैं तो वो इन्हीं कारणों से रह रहे हैं, क्योंकि आजकल ये ऐसी उल्टी सीधी सब्जेक्ट्स पूछ रहा है और ये हम पढ़ते नहीं हैं डिप्लोमा में। तो डिप्लोमा पढ़ते भी हैं तो पास होने के लिए पढ़ते हैं, बस 1-2 दिन पहले पढ़ लिया और पास हो गए। तो इसी तरीके से कंपटीशन के लिए भी पढ़ना है हमें। 4-5 दिन में ये पूरा खत्म हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप। आपको PDF डाउनलोड करके बस इनको 1-2 बार देख लेना और लेक्चर देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ, राइट ना। चलो थैंक यू वेरी मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।